क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान, थोड़ा ज्ञान। ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा ज्ञान। क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDA, CDS, SSC वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोग कर रहे थे नीट 2024 फिजिक्स T3 बुकलेट का सोल्यूशन कर रहे थे। अब तक काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं और आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है और मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग हमें लाइक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक मास है 290 और एटॉमिक नंबर है 82। फिर ये एक अल्फा डीके होता है, ये Y बनता है। फिर उसके बाद एक पॉजिट्रॉन डीके होता है, Z बनता है। फिर ये बीटा पार्टिकल एमिट करता है, ये P बनता है। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी बीटा पार्टिकल है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, ये Q बनता है। तो यहाँ पे जो है इसका कितना एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये सवाल दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है 12th क्लास फिजिक्स में न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई बोल के एक चैप्टर है, और न्यूक्लियाई में एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी मेन टॉपिक है, तो रेडियो एक्टिविटी एक टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन ये आया है। रेडियो एक्टिविटी नाम सुना है आप लोगों ने? रेडियो एक्टिविटी ये टॉपिक है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानते तो होंगे आप लोग, कुछ जानते हैं? रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले हेनरी बेक्केयर ने बताया था। और बहुत सारी कहानियां हैं, मैं थोड़ा थोड़ा नाम बताते हुए आगे चला जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हेनरी बेक्केयर ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था, और वो जो एक एक्सपेरिमेंट था वो कर रहे थे। जो बच्चे जानते हैं वो जानते हैं कि वो एक यूरेनियम सल्फेट कंपाउंड था, उसको एक फोटोग्राफी फिल्म के साथ रखे थे। तो उसमें अब उसमें होल आ गए, उसके अंदर स्पॉट आ गए, और स्पॉट को देख के फिर पता चला कि यहाँ से कोई रेज निकलता है। उस रेज के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होते हैं वो उससे रेजेस निकलते रहते हैं, और वो उन रेजेस को प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद उसका नाम रखा गया अल्फा बीटा गामा रेस। और अल्फा रेस को बताते हैं कि वो हीलियम 2 पॉजिटिव के बराबर होता है, बीटा जो है ना एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और गामा जो है ना मासलेस चार्जलेस पार्टिकल होता है। उससे रिलेटेड यानी रेडियो से रिलेटेड और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। जैसे कि हेनरी बेक्केयर सबसे पहले सिर्फ यूरेनियम के बारे में बताया, यूरेनियम के बारे में, लेकिन आगे चल के मैडम क्यूरी, पियर क्यूरी, इन्होंने भी बहुत सारा काम किया रेडियो एक्टिव में, और उनको भी मिला है नोबेल प्राइज रेडियो एक्टिविटी में। कितनी बात सुन में? तो जब ये अल्फा बीटा गामा रेज एमिट होते हैं तो उस एलिमेंट का जो ओरिजिनल एलिमेंट्स होते हैं उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर बदलता रहता है। जो प्रोडक्ट बनता है उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अलग आने लगता है, और वो जो अलग आता है उसको आगे एक्सप्लेन किया है, नाम है उसका सूदी फजान डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये पढ़ा तो होगा आप लोगों ने।
सूदी फजान डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ, उसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि कैसे जब अल्फा बीटा निकलेगा तो कितना मास कितना एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है। और उसी कंसेप्ट के बेस पे इसको हम लोग बताने जा रहे हैं कि जब अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं दिखाते हैं कि अल्फा रेड जब एमिट होता है तो कितना मास कितना एटॉमिक नंबर कम होता है। तो अल्फा रेड जो है हीलियम 2 पॉजिटिव के बराबर होता है। तो इसका एटॉमिक मास जो है 4 और एटॉमिक नंबर जो है 2 डिक्रीज कर जाता है यानी 4 एटॉमिक मास, हीलियम के एटॉमिक मास 4 होते हैं तो 4 एटॉमिक मास कम हो जाता है और 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है जब इससे अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो इसका एटॉमिक मास 4 कम हो जाएंगे और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब इसका अल्फा पार्टिकल रिलीज होने के बाद एटॉमिक मास 4 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 286, ये एटॉमिक नंबर हो जाए, एटॉमिक मास हो जाएगा और इसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 80। ठीक है, ये 80 आ गया। ठीक, तो ये अल्फा पार्टिकल एमिट होने के बाद ये वाई का एटॉमिक मास हो गया 286 और एटॉमिक नंबर हो गया 80। अब ये हमारा पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे वाई से जब जेड में जा रहा है तो एक पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब पॉजिट्रॉन कैसे बनता है, जो एटम के अंदर एक प्रोटॉन जो है, पॉजिट्रॉन कैसे बनता है, ये जो प्रोटॉन है ये डीके करता है और ये न्यूट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन बनाते हैं और एक ये पॉजिट्रॉन भी बनता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन बनता है ये। अब ये जो प्रोटॉन था इसका मास और न्यूट्रॉन का मास, अगर हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल है, सिर्फ न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मास ज़्यादा होता है। तो क्या देखते हैं कि प्रोटॉन का मास जो है ना न्यूट्रॉन के बराबर ही हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो एक कम हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन तो टूट के न्यूट्रॉन बन गया, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो एक चार्ज जो है ना प्रोटॉन की वजह से कम हो गया। यहाँ पे मास तो उतना ही है जितना टोटल मास था, एटॉमिक मास उतना ही है, मगर एक प्रोटॉन कम हो गया तो एक एटॉमिक नंबर कम हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एटॉमिक मास तो उतना ही रखेंगे, कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 286, ये एटॉमिक मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन एक एटॉमिक नंबर प्रोटॉन कम हो गया ना, न्यूट्रॉन में चला गया तो एक एटॉमिक नंबर कम हो गया, तो ये आ जाएगा 79। यहाँ से जब पॉजिट्रॉन एमिट हुआ तो कितनी बात सुनी। अब Z से P में जा रहा है, ये बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल कैसे बनता है, वो नेगेटिव पॉजिट्रॉन कहलाता है। तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है कि जैसे ये न्यूट्रॉन है, जब बीटा पार्टिकल रिलीज होता है बीटा पार्टिकल, तो इसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है इसमें ये एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है और फिर एक बीटा पार्टिकल बन जाता है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर है, तो दोनों का मास तो एटॉमिक मास सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन बन गया तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो अब क्या होगा, एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा मगर मास उतना ही रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम मास के, ऑलमोस्ट सेम मास के है। तो यहाँ पे जो है ये 286, इसका एटॉमिक मास तो उतना ही रहेगा, मगर इसकी वजह से एक प्रोटॉन बन रहा है तो इसका एक मास बढ़ गया, एटॉमिक नंबर बढ़ गया। तो अब ये एटॉमिक नंबर 80 हो गया। अब ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, यानी हम लोग इसको भी बीटा पार्टिकल बोलते हैं। और जब बीटा पार्टिकल हुआ तो सेम इसी तरह से न्यूट्रॉन जो है ना टूटता है और एक प्रोटॉन बनाता है, और ये एक बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी बनाता है। इसका मतलब क्या हो कि मास तो उतना ही रहेगा फिर, मगर एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ने की वजह से एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो अब क्या हो गया इसका, यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक मास तो 286 ऐसे ही रहेगा, पर एटॉमिक नंबर 81 हो गया। तो ये फाइनली हमारा ये Q का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये आ गया। एटॉमिक मास है 286, एटॉमिक नंबर 81, और उसके हिसाब से इसका आंसर होता है, सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, ये सेकेंड आंसर है, ये 286 81। कितना समझ में आई बात। ठीक है, यहाँ पे जो हमने रेडियो एक्टिव का जो एलिमेंट का जो एक चैप्टर जहाँ बताया,
यहाँ जो चैप्टर न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिव टॉपिक है, यहाँ 2 सेक्शन बहुत अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट सेक्शन है। एक जो है ना, ये वाला सेक्शन जहाँ पे रेडियो एक्टिव होता है, अल्फा, बीटा, गामा रेज़ होता है और वहाँ पे सूदी फैज़ान डिस्प्लेसमेंट होता है। उसकी वजह से जो न्यू एलिमेंट्स बन के आते हैं, उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो ये सवाल पूछा गया है। लेकिन एक और सेक्शन है, उसमें यह है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, कितनी बात समझ में आई? तो हाफ लाइफ टाइम का टॉपिक भी बहुत है और जितने भी बताते हैं कि जितने भी हायर आइसोटोप्स एंड एलिमेंट होते हैं, वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। जितने भी हायर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे हायर आइसोटोप्स का मतलब, जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, है ना? सुना तो होगा। तो कार्बन 14 जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। कार्बन 12 तो नॉर्मल कार्बन है, मगर कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। ऐसे ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, ट्रिटियम जो है ना एक रेडियो एक्टिव होता है। ऐसी ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के हायर आइसोटोप्स होते हैं और जो हायर आइसोटोप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। वो इसी तरह से टूटते हैं, उनका न्यूक्लियस टूट जाता है, ठीक है ना? उसके अल्फा, बीटा, गामा रेज़ रिलीज़ होते हैं अलग-अलग सिनेरियो के हिसाब से। कितनी बात समझ में आई? तो यह इस वाले रेडियो एक्टिव में हमने बताया 2 सेक्शन है, एक ये और एक हाफ लाइफ टाइम। अगर आप चाहते हैं इस वाले टॉपिक ये जो, अगर इस टॉपिक को और अगर वाइड रेंज में और डिटेल में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट दे रखे हैं और उसमें तो हमने ये सब भी करा रखा है और बहुत सारे अच्छे हाफ लाइफ टाइम बेस्ड न्यूमेरिकल करा रखा है। तो वो लोग, जो लोग नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी ऑन है, ठीक है, वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन वो बच्चे जो 8, 9, 10th में हैं और आने वाले दिनों में वो नीट जेईई के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो अभी से हमारे साथ हमारे गाइडलाइन में रहें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और हमारे फेसबुक को फॉलो करें, इसलिए कि उसमें हम सारी बातें, हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, कंटेंट देते हैं और क्या-क्या तैयारियाँ शुरू हो रही हैं, कौन-कौन सा प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है, उसके भी इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। तो अगर अभी ऐसा आप रहेंगे, हमारे चैन में रहेंगे, गाइडलाइन में रहेंगे, तो आपको सारी बातें पता चलती रहेगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है, आपको क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।